सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीपेट एग्जाम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो हम एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 टू 60 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। एक एक चीज़ जो आपको बताई जाएगी आपको अच्छे से सुननी है। देखिए, क्योंकि हर साल जो होते हैं जीपेट के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो है वो रिपीट करके पूछे जाते हैं, उनको घुमा घुमा के आपसे पूछा जाता है, अलग अलग तरह से आपसे पूछा जाता है। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, जो जो समझाया जा रहा है उसको अच्छे से सुने। क्वेश्चन नंबर 51 है। देखिए, इनमें से कौन सी ड्रग आती है अंडर ऑर्फन ड्रग कैटेगरी के अंडर आती है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। इसके पहले के क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन हम पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उनको ज़रूर देखें। तो ऑप्शन है इसमें देखिए, क्लोफेजिमिन, सालब्यूटामोल, क्लोजापाइन या ट्रोपिकामाइड। आंसर है इसका ऑप्शन ए, क्लोफेजिमिन को यूज़ किया। क्लोफेजिमिन जो है वो आती है ऑर्फन ड्रग कैटेगरी के अंदर। सबसे पहले देखते हैं क्लोफेजिमिन क्या होती है। ये एक ऐसी ड्रग होती है जिसको यूज़ किया जाता है एंटी माइक्रोबियल की तरह, एंटी माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। एंटी माइकोबैक्टीरियल मतलब माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये मेन ड्रग है जो कि यूज़ की जाती है मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए। लेप्रोसी क्या होती है? देखिए, एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर स्किन पर ये छोटे छोटे इस तरह के बम्स आने लगते हैं, इनको हम ग्रैन्युलोमास भी कहते हैं। लेप्रोसी किस कारण से होती है, कौन से बैक्टीरियम की वजह से होती है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होती है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, जो ये ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन है, ये एक तरह का स्टेटस होता है जो कि दिया जाता है उन डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, उन डिसीज़ के ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन या डायग्नोसिस के लिए जो कि बहुत ही रेयर कंडीशंस में होती है, बहुत ही रेयर डिसीज़ होती हैं। रेयर मतलब पॉपुलेशन अगर 100% है तो 0.1% लोगों को ही इस तरह की डिसीज़ होती है। बहुत ज़्यादा डिसीज़ कैसी होती है, जैसे देखिए बीपी होता है, थायराइड होता है, देन डायबिटीज़ होती है। ये वाली डिसीज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन में बहुत ही ज़्यादा होती हैं को। बट कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जो कि बहुत ही कम होती हैं। उनमें से आती है एक ऐसी डिसीज लेप्रोसी। तो उनके ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस करने के लिए जो जिन ड्रग्स को स्टेटस दिया जाता है उनको कहा जाता है ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन स्टेटस, जो कि किसको दिया गया है? क्लोफेजिमिन को। क्वेश्चन है देखिए, रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज टू सैक्रिन क्या होती है? रेशियो आपसे पूछा है 1:200, 1:500, 1:300 या 1:400। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1:500 होती है। तो मतलब क्या है इसका? देखिए, 1 अगर सुक्रोज है तो 500 टाइम्स स्वीटर होता है सैक्रिन। अगर हम कंपेयर करें सुक्रोज के कंपैरिजन में, सैक्रिन क्या होता है? देखिए, एक तरह का इस तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है विद नो फूड एनर्जी। नो फूड एनर्जी से मतलब है आपका कि जब आप देखिए ग्लूकोज टाइप की चीज़ लेते हैं, जब आप कोई शुगर जैसे सुक्रोज को कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी को एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जिसके थ्रू जैसे ग्लूकोज जब आप लेते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है कुछ समय के लिए, क्योंकि आपको एनर्जी मिलती है। बट सैक्रिन से के केस में ऐसा नहीं होता है, कोई फूड एनर्जी नहीं होती है उसके अंदर। वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का स्वीटनर होता है। 500 टाइम मोर स्वीटर होता है सुक्रोज के कंपैरिजन में। देखिए, केमिकल फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर एंड केमिकल फॉर्मूला दोनों का। फिर देखिए, बट इसमें एक और चीज़ होती है कि सैक्रिन अगर जब आप खाते हैं तो उसके बाद आफ्टर टेस्ट जो होता है उसको खाने के बाद एक तरह का बिटर एंड मेटालिक आफ्टर टेस्ट होता है उसका। सैक्रिन जो है मेनली उसको यूज़ किया जाता है स्वीटनर, ड्रिंक्स, कैंडीज, कुकीज़ एंड मेडिसिन में। तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है सैक्रिन को, क्योंकि कोई फूड एनर्जी नहीं देता है ये, और बहुत ही ज़्यादा स्वीटर होता है। तो बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें बहुत ही कम यूज़ किया जाता है सैक्रिन को एज अ स्वीटनर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, लेक्स ऑफ डाई अवेलेबल कमर्शियली कंटेन मैक्सिमम अप टू व्हाट % ऑफ प्योर डाई? कितना % ऑफ प्योर डाई होता है लेक्स में जो कि कमर्शियली अवेलेबल होते हैं? ऑप्शन है 50%, 20%, 30% या 10%। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 50% तक प्रेजेंट होता है प्योर डाई लेक्स में जो कि कमर्शियली अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखिए डाई और पिगमेंट्स में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस क्या होता है। डाइज क्या होते हैं? देखिए, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं डाइज जो कि या तो
पाउडर की फॉर्म में हो सकते हैं या ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं या ये लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं डाई। जब इनको सोल्यूबलाइज किया जाता है, जब इनको मिलाया जाता है वाटर में, तो इस तरह का ये कलर्ड सॉल्यूशन दे देते हैं। ये ऑयल में सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ वाटर में सोल्यूबल होते हैं। फिर देखिए लेक्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे पिगमेंट होते हैं जो कि बनाए जाते हैं जब डाई को प्रेसिपिटेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है, सब मैन्युफैक्चर किया जाता है जब डाई को प्रेसिपिटेट किया जाता है बाय मेटालिक सॉल्ट। तो इस तरह के डाई होते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है मेटालिक सॉल्ट से। मेटालिक सॉल्ट होते हैं देखिए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब मेटल्स के सॉल्ट होते हैं। जब इसके साथ डाई का ट्रीटमेंट किया जाता है तो एक तरह का पिगमेंट जो है देखिए यहाँ पर नीचे बॉटम में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और उन्हीं पिगमेंट को लेक पिगमेंट्स कहा जाता है। तो ये फ़र्क होता है देखिए डाइज में एंड लेक पिगमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 54 है देखिए टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स आर, पूछा आपसे कि टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स क्या होते हैं, सूटेबल होते हैं एसिडिक एंड न्यूट्रल एक्वस प्रिपरेशंस के लिए, सुटेबल फॉर एल्कलाइन सॉल्यूशन, सुटेबल फॉर मोस्ट इनर्ट ग्लासेस दैट शोज हाई हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस एंड सुटेबल फॉर नॉन एक्वस प्रिपरेशन। तो ये आपसे ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन पूछे गए हैं, आपसे आंसर है इसका ऑप्शन ए। सो टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स आर द कंटेनर्स दैट आर सुटेबल फॉर मोस्ट एसिडिक एंड न्यूट्रल एक्वस प्रिपरेशन के लिए सुटेबल होते हैं। क्या होते हैं देखिए टाइप 2 ग्लास कंटेनर, ये ऐसे कंटेनर होते हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रॉम कमर्शियल सोडा लाइम ग्लास। कमर्शियल सोडा लाइम ग्लास को क्या किया जाता है, डी एल्कलाइज्ड किया जाता है। डी एल्कलाइज्ड मतलब जो सारा एल्काली कंटेंट है उसमें से रिमूव किया जाता है कमर्शियल सोडा लाइम ग्लास से, एंड देन टाइप 2 ग्लास कंटेनर प्रिपेयर किए जाते हैं। इस तरह के जो टाइप 2 ग्लास कंटेनर प्रिपेयर होते हैं डी एल्कलाइज करने के बाद उनमें ग्रेट केमिकल रेजिस्टेंस होता है, मतलब वो जो है केमिकल्स रिलीज एल्काली रिलीज नहीं करते हैं जो भी प्रिपरेशन इनके अंदर होती है उसमें। किस तरह से किया जाता है देखिए डी एल्कलाइज्ड, ये जो इंटरनल सरफेस होता है देखिए कमर्शियल सोडा लाइम ग्लास का इंटरनल सरफेस, उसको हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि सारा जो एल्काली है वो रिमूव्ड आउट हो जाए, एंड देन इस तरह का टाइप 2 ग्लास कंटेनर प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड एक्ट करता है पेनिट्रेशन एनहांसर की तरह ट्रॉपिकल फॉर्मुलेशन में अपने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, डीनेचर करता है प्रोटीन को, इसकी वजह से इंक्रीज करता है सोलिबिलिटी, इंक्रीज ट्रांस एपिडर्मल लॉस या ऑल्टरिंग सॉल्वेंट नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। आंसर है इसका ऑप्शन ए। इसमें प्रॉपर्टी होती है देखिए डीनेचर करने की प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है पेनिट्रेशन एनहांसर्स की तरह टॉपिकल फॉर्मुलेशन में। क्या होता है देखिए ये जो नीचे आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं इनको वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये भी पढ़ सकते हैं एक एक पॉइंट। देखिए क्या होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड एक तरह का ऑर्गेनो सल्फर है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है देखिए CH3 2SO। तो इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि डिसॉल्व करता है दोनों ही पोलर एंड नॉन पोलर दोनों ही तरह के कंपाउंड को डिसॉल्व करने की इसमें क्षमता होती है, और मिसेबल होता है मतलब आसानी से घुल जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एज वेल एज वाटर में, तो दोनों में ही ये सॉल्युबल होता है आप कह सकते हैं। दैट इज वाई इसको देखिए जो DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड का को इस फॉर्म से भी डिनोट किया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला पेनिट्रेशन एनहांसर है किसमें, टॉपिकल प्रिपरेशंस में। क्यों? क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है, क्या करता है ये जो हमारे स्किन पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको जिसको हम कोलेजन कहते हैं। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए एंड स्ट्रेचिनेस के लिए। तो उस प्रोटीन को ये क्या करता है, डिसोसिएट करता है, तोड़ देता है। देखिए इस फिगर से हम समझेंगे नॉर्मल प्रोटीन का जब डीनेचरेशन होता है उसके वो ब्रेकेज हो जाते हैं उसके बॉन्ड, और इस तरह से डीनेचर्ड हो जाते हैं प्रोटीन जो है देखिए इस तरह से फैल जाते हैं आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है स्किन की स्ट्रेचिनेस इलास्टिसिटी जो है लूज हो जाती है और आसानी से कोई भी प्रिपरेशन जो है वो स्किन को पेनिट्रेट कर सके। तो उसके लिए उसके पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, क्योंकि ये डीनेचर करता है प्रोटीन्स को स्किन के। क्वेश्चन नंबर 56 है देखिए यूरोपियन फार्माकोपिया टेक्निकल गाइड के अकॉर्डिंग अगर किसी सब्सटेंस को स्टोर किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के लिए जहां 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, तो उस सब्सटेंस को बहुत वेरी हाइग्रोस्कोपिक कहा जाएगा। अगर वो इंक्रीज हो जाए अपने वेट में
किस परसेंटेज तक, अलग अलग परसेंटेज दी गई है आपको। देखिए आंसर इसका ऑप्शन डी। अगर उसको कहा जाएगा वेरी हाइग्रोस्कोपिक, अगर वो इंक्रीज हो जाता है मोर देन 15% वेट बाय वेट, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, तो उस सब्सटेंस को कहा जाएगा वेरी हाइग्रोस्कोपिक। देखिए ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो देखिए उसको एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज की फॉर्म में। देखिए इस तरह से RH परसेंटेज की 50% 90% आप देख रहे हैं। हायर परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि एयर वाटर मिक्सचर जो है वो मोर ह्यूमिड है। ये नॉर्मल सा कंसेप्ट भी है कि देखिए जब ठंड का दिन होता है, जब बारिश होती है या जब हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है, तब हायर परसेंटेज हो जाती है ह्यूमिडिटी की। आप बोलते हैं देखिए आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है क्योंकि हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है। और जब हॉट समर डेज होते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो जाती है क्योंकि हवा में नमी कम होती है। तो इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। हायर परसेंटेज मीन्स मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लोअर परसेंटेज मीन्स कम ह्यूमिडिटी है, जो हवा में नमी प्रेजेंट है वो कम है। क्वेश्चन नंबर 57 है शिक टेस्ट टॉक्सिन एक तरह का स्टेराइल फिल्ट्रेट है फ्रॉम द कल्चर ऑफ, किसके कल्चर से इस तरह का स्टेराइल फिल्ट्रेट लिया जाता है। ऑप्शन में देखिए एक्टिनोबैसिलस मेलेई, देन माइकोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, रिकेट्सिया अप्रोवाजिकी या कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। आंसर है इसका ऑप्शन डी। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई का कल्चर होता है जिससे शिक टेस्ट टॉक्सिन को लिया जाता है। क्या होता है देखिए पहले से शिक टेस्ट देख लेते हैं। शिक टेस्ट एक तरह का स्किन का टेस्ट होता है जो कि डिटरमाइन करता है वेदर और नॉट पर्सन जो है वो ससेप्टेबल है या नहीं डिप्थीरिया इन्फेक्शन के लिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है देखिए शिक टेस्ट किया जाता है। इसमें 0.1 ml ऑफ देखिए बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड अमाउंट में डिप्थीरिया टॉक्सिन जो कि एक तरह का लाइव टॉक्सिन है, उसको पेशेंट की जो पर्सन होता है उसकी एक आर्म में उसको इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है। और जो सेकेंड आर्म होती है देखिए ये पर्सन की सेकेंड आर्म है, इसमें क्या दिया जाता है, इसमें हीट इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन दिया जाता है। हीट से इनएक्टिवेट कर दी गई टॉक्सिन को दिया जाता है पेशेंट की दूसरी आर्म में एज अ कंट्रोल की तरह। तो देखिए यहाँ पर इस से हम समझेंगे कि देखिए दो तरह के टेस्ट आते हैं, इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव टेस्ट में क्या होता है कि इसकी जहाँ जिस आर्म पे ये टॉक्सिन दिया था, ये 0.1 ml ऑफ डाइल्यूटेड डिप्थीरिया टॉक्सिन दिया था, उस आर्म पे अगर इस तरह के देखिए रेडनेस या स्वेलिंग आ गई है तो इसका मतलब है कि उस पर्सन के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज नहीं है डिप्थीरिया इन्फेक्शन के अगेंस्ट, दैट इज़ वाई उसको इस तरह की स्वेलिंग या रेडनेस आई है। फिर इसके ये जो रेडनेस है या स्वेलिंग है ये थोड़ी दिन के बाद अपने आप ही चली जाती है। बट अगर किसी तरह की रेडनेस या स्वेलिंग नहीं आई है उस इंजेक्शन साइट पे तो इसका मतलब माना जाता है कि टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है, मतलब पर्सन जो है वो इम्यून है इस डिप्थीरिया के अगेंस्ट। तो ये दो तरह के टेस्ट आपने देखे, यहाँ पर भी आपको ये बताया गया देखिए चेक रिएक्शन आफ्टर 2 to 4 days, 2 से 4 दिनों के बाद ये रिएक्शन चेक किया जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 है देखिए वॉयलिन गट इस ऑप्टेन किया जाता है किसके इंटेस्टाइन से, कैमल, कैट, हॉर्स या शीप। आंसर है इसका ऑप्शन डी, शीप के इंटेस्टाइन से लिया जाता है। देखिए क्या वॉयलिन गट को ऑप्टेन किया जाता है। ये वॉयलिन गट जो है इसको देखिए क्या इस तरह का होता है, देखिए वॉयलिन गट, इसको कैट गट भी कहा जाता है। ये कुछ एनिमल्स के इंटेस्टाइन से लिया जाता है जिसमें एक एग्जाम्पल शीप है तो उसके इंटेस्टाइन से इसको लिया जाता है, यूज़ किया जाता है क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसमें, दैट इज़ वाई इसको यूज़ किया जाता है सूचर्स की फॉर्म में। इस तरह से सूचर्स, इस तरह से जो टाँके देते हैं उनमें इनको सर्जिकल लिगेचर्स एंड सूचर्स में यूज़ किया जाता है। ऑल्सो इसको यूज़ किया जाता है वॉयलिन स्ट्रिंग्स में, इस तरह के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वॉयलिन में उसको बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। आजकल बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट भी आ रहे हैं इनको बनाने के, बट पहले ऐसे यूज़ किया जाता था इनको। और जो टेनिस रैकेट्स होते हैं जिससे आप खेलते हैं टेनिस, उसके भी जो तार होते हैं वो भी इसके बने होते हैं। एंड आर्करी वो जो धनुष बाण होता है उसका जो होता है उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो भी वॉयलिन गट की बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 59 है देखिए एक्सीपिएंट ल्यूडीप्रेस जो कि यूज़ किया जाता है लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के लिए और भी टैबलेट डोसेज फॉर्म्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। वो को प्रोसेस्ड एक्सीपिएंट है, किसका मिक्सचर है आपसे पूछा जाता है, किसको एक साथ को प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए आंसर है इसका ऑप्शन डी लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, कॉलिडॉन 30 एंड कॉलिडॉन CL। तो इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन है, इन तीनों को ही आपस में को प्रोसेस्ड करके बनाया जाता
आता है ल्यूडिप्रेस। ल्यूडिप्रेस कैसा है, देखिए एक तरह का इस तरह का पॉलीमर होता है जो कि वाइट फ्री फ्लोइंग ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है। ये टेस्टलेस होता है, इसका खुद का कोई टेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर देखिए परसेंटेज दी गई है आपको कितना कितना ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। लैक्टोज मोनोहाइड्रेट 93%, कॉलिडोन 3.5, कॉलिडोन 30 देखिए 3.5% एंड कॉलिडोन CL प्रेजेंट होता है 3.5%। ये कंसंट्रेशन याद रखें। बेनिफिट क्या होता है, देखिए क्योंकि इसमें तीनों ही चीज़ें जो हैं आपस में मिली हुई हैं। तीनों क्या है, देखिए एक फिलर है, एक बाइंडर है और एक डिसइंटीग्रेंट है। तो तीनों का ही आपस में कॉम्बिनेशन है जो कि आपस में जब एक साथ मिलता है तो एक्सीलेंट फ्लोएबिलिटी प्रोवाइड करता है, बहुत ही अच्छे से फ्लो होती है जो भी मेडिकेशन होती है, जो भी प्रिपरेशन में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो। और इसमें आपको क्या करना है कि सिंपली क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट को इसके साथ ल्यूडिप्रेस के साथ मिक्स कर देना है। तो इस तरह की टैबलेट आप सिंपली बना सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना क्योंकि इसमें तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट है। जैसे हमने कहा फिलर, बाइंडर एंड डिसइंटीग्रेंट, तो कॉम्पैक्ट हो सकती है टैबलेट। सिर्फ इंग्रेडिएंट मिलाइए, ल्यूडिप्रेस मिलाइए और आपको इस तरह की टैबलेट जो है कंप्रेस कर सकते हैं आप इजीली। तो ये बेनिफिट होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, पायरोजेंस जो प्रेजेंट होते हैं कंटेनर्स में उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है अगर हीटिंग द कंटेनर। कंटेनर्स की बात करें, देखिए प्रिपरेशन की बात नहीं करें जो इसके अंदर है, कंटेनर जिसमें प्रिपरेशन रखे जाते हैं, तो उन कंटेनर्स में से पायरोजेंस को कैसे रिमूव किया जाता है, कौन से टेम्परेचर और कितने टाइम के लिए। अलग अलग देखिए टेम्परेचर एंड टाइम आपको दिए गए हैं। इसमें आंसर है इसका ऑप्शन ए, बाई हीटिंग द कंटेनर एट 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर बाई ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। देखिए रिमूव किए जा सकते हैं पायरोजेंस कंटेनर स्पेस से। पायरोजेंस क्या होते हैं, देखिए फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि डिराइव होते हैं, जो कि मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंडोटॉक्सिन्स एंड लाइपोपॉलीसेक्राइड्स की वजह से होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं अपने में से। एंड अगर ये सिस्टम में प्रेजेंट हो, अगर ये सिस्टमिक पहुंच जाए हमारे बॉडी के अंदर तो ये क्या कॉज कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन, शॉक एंड फीवर कॉज कर सकते हैं। तो दैट इज वाई क्या किया जाता है, ग्लासवेयर्स को, इक्विपमेंट्स को ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ये देखिए इस तरह के इक्विपमेंट में भेजा जाता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजर में, और फिर उसको कंटेनर्स को हीट किया जाता है 210 डिग्री सेल्सियस के लिए 4 आवर्स के लिए। तो इस वजह से इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं पायरोजेंस कंटेनर्स में से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे GPAT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम MCQ कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 to 70। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर वीडियो आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमको, तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो के नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।